नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का सीटीपी बाय आंचल पे। बेटा आज का वीडियो मैं आप लोगों को DSSB की वैकेंसीज को लेकर बना रही हूँ। इसमें जो वैकेंसी आप लोगों की अनाउंस हो चुकी है और जो अभी अनाउंस होनी बाकी है। मेरा वीडियो केवल DSSB के टीचिंग एग्जाम को लेकर है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात करेंगे हम DSSB एनटीटी को लेकर। यहाँ पर जो एनटीटी की वैकेंसीज अनाउंस की गई थी वो आपको पता है एक अच्छा नंबर था, मिले जुले डिपार्टमेंट का है, जिसमें आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, आपका एमसीडी वगैरह तीनों का मिला के 1455 आप लोगों की वैकेंसी है। इसके लिए एज लिमिट जो है और जो हमारी प्राइमरी टीचर के लिए है, दोनों के लिए एज लिमिट हो गया और आप लोगों का जो भी क्राइटेरिया है वो काफी हद तक सेम है। यहाँ तक कि सैलरी भी ऑलमोस्ट आपकी दोनों की सेम है, एनटीटी की भी पीआरटी की भी। तो यहाँ पे भी एज लिमिट वही है, 30 इयर्स की ही एज लिमिट है। पेपर यहाँ पर भी 2 भागों में होगा, पेपर 1 पेपर 2 होगा। इनफैक्ट पेपर 1 जितनी भी हमारी टीचिंग की पोस्ट है, चाहे वो एनटीटी को लेकर हो, पीआरटी को लेकर है, टीजीटी को लेकर है, पीजीटी को लेकर है, इनफैक्ट आपका स्पेशल एजुकेशन को लेकर है। तो पेपर 1 आप लोगों के लिए सभी में एक समान ही रहेगा, जनरल पेपर होगा जो कि 100 नंबर का होता है। उसके बारे में अभी मैं वीडियो में आगे आप लोगों को बता दूंगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या करना है कि कट ऑफ अब तक जो हमारी गई है 2021 की, अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो ये 121 गई है, 200 में से 121 गई है। सबसे कम जो जाती है वो फिजिकल हैंडीकैप की जाती है और फिर उसके बाद ओबीसी और जो आपकी SC ST है, फिर इनमें ना कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। आपको तो अपना एम हमेशा हाई रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या कोई इंटरव्यू है? बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर कोई भी आप लोगों का इंटरव्यू नहीं है। जॉब पोस्टिंग आप लोगों के लिए दिल्ली ही रहेगी और पेपर भी आप लोगों का दिल्ली में ही होगा। आप चाहे यूपी को बिलोंग करते, कहीं को भी बिलोंग करते, पेपर आप लोगों का दिल्ली में ही होगा। सैलरी आप लोगों को मैंने बताया वही आपकी पीआरटी के लगभग 35,000 के लगभग ही रहेगी। अब यहाँ पर आता है एज रिलैक्सेशन को लेकर। देखिए जो टीजीटी वाला था उसमें तो कोर्ट केस करके औरतों के केस में एज रिलैक्सेशन ले लिया गया था पिछले साल। अब की बार क्या रहता है वो एक बार देखेंगे जब नोटिफिकेशन फाइनली ऑफिशियली अनाउंस होगा। तो जहां तक हमारा एनटीटी का है वहां पर तो आप लोगों का ऐसा कोई एज रिलैक्सेशन इस प्रकार का नहीं है कि औरतों को कुछ अलग मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपका ओबीसी है, आपका SC ST है तो वहां पे एज रिलैक्सेशन होगा। उसके नियम तकरीबन वही रहते आए हैं, उसमें कोई खास बड़ा बदलाव नहीं है। तो एक बार नोटिफिकेशन आएगा तो आपको एज रिलैक्सेशन का पता रहेगा। एक बात और ध्यान रहे, यहाँ पे जो गेस्ट टीचर है उनका एज रिलैक्सेशन उनको भी मिलता है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने साल तक एज अ गेस्ट टीचर स्कूल में सर्व किया है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद आता है बेटा आप लोगों का एलिजिबिलिटी में। यहाँ खास ध्यान करेंगे कि एनटीटी वाले केस के अंदर आपका सीटेट पेपर नहीं चाहिए। यहाँ पे 2 साल का आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। वो डिप्लोमा आपका उसी ऑर्गेनाइजेशन से हो जिसको NCTE की मान्यता प्राप्त हो। पिछली बार भी जब ये पेपर 2021 में आया था तो उसमें एक चीज और रखी गई थी कि जिन लोगों ने बीएड करा हुआ है, अब ध्यान से सुनिएगा, बीएड मैंने बोला है, तो एक बीएड जो है वो केवल जामिया करवाता है और वो नर्सरी टीचर्स का बिल्कुल अलग होता है। तो लास्ट टाइम उन लोगों को भी लिया गया था। अब की बार देखते हैं क्या ये गाइडलाइन दोबारा इस प्रकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली अगर लेके चले तो क्या जिन्होंने जामिया से करा है, बट वो एक अलग केस है। बाय एंड लार्ज उन्होंने यही लेके चले हैं कि आपका 2 साल का डिप्लोमा हो। मेरे पास काफी बच्चों का सवाल आता है कि हमने डीएलएड किया हुआ है तो क्या हम एनटीटी के लिए एलिजिबल है? बेटा आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है वो केवल अपने पीआरटी पेपर के लिए एलिजिबल है। और अब जब एनईपी 2020 को इफेक्ट में लाया गया है तो अभी आप लोगों का टीचर्स एजुकेशन का भी एनसीएफ जल्दी ही रिलीज होगा। एनईपी ने तो मांग भी ये करी है कि आपका जो टेट की परीक्षा है वो भी आपके 4 स्तर के ऊपर होनी चाहिए। आने वाले सालों में हो सकता है कि एनईपी वाले बच्चों के लिए भी एक अलग से टेट की परीक्षा करवाई जाएगी और वो भी एलिजिबिलिटी में रखी जाएगी।
वो आगे की बात है, लेकिन हाल फिलहाल इन बच्चों को कोई भी सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई अगर नहीं है या दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, बट कोई अनिवार्यता, कोई एलिजिबिलिटी कंडीशन के तौर पे सीटेट पेपर क्वालिफाई होने की कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं जिन बच्चों की एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रही है। अब अगर हम इसके भाई पेपर पैटर्न की बात करें एनटीटी के, तो बेटा एनटीटी का जो पेपर पैटर्न है और जो पीआरटी का पेपर पैटर्न है, काफी पार्ट आप लोगों का कॉमन है। इनफैक्ट आपका 60% पार्ट जो है वो कॉमन ही होता है। जो एनटीटी का पेपर बनकर आएगा अब की बार, उस पेपर में जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, एनटीटी पार्ट 2 के लिए मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो टीचिंग मेथोडोलॉजी को लेकर है, जिसे आप सीडीपी बोलते हैं, उसको DSSB में टीचिंग मेथोडोलॉजी टीएम कहा जाता है। तो मेरा वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर भी 100 मार्क्स का है। ये पेपर जो है नियोस में से काफी हद तक आता है, क्योंकि नियोस में हमारे को सारे जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल सही मिल जाते हैं, लेकिन हाँ कई बार करेक्शंस भी करवानी पड़ती है। उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी पीआरटी वाले सेक्शन में आने पर। तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो सरकारी अपने दस्तावेज है उनको लेकर ही पढ़ना है। क्या ईसीसीई की पॉलिसी रही थी, ईसीसीई 2013 की पॉलिसी की क्या गाइडलाइंस थी, वो सब चीजें आप लोगों को पढ़नी है। पर अब की बार, पिछली बार तो यहाँ से पेपर बच्चों का काफी हद तक निकल गया था, पर मैं उन बच्चों का वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं उस समय कहीं और पढ़ाया करती थी। तो जिन बच्चों ने एनटीटी में भी सिलेक्शन पाया था वो बच्चे वही थे जिन्होंने मेरे साथ 2021 में पीआरटी की तैयारी करी थी। जो पेपर पीआरटी का 2022 में हुआ था, लेकिन एनटीटी का पेपर पहले 2021 में हो गया था, स्पेशल एजुकेटर का भी और एनटीटी का भी। तो रिजल्ट मिला था, पर अब अपने चैनल के ऊपर मैं रिजल्ट्स वगैरह आपको शो कर सकती हूँ। एनीवेज, अब आप लोगों का यहाँ पर जो हमारे को तैयारी करनी होगी, जो बच्चे इसको पेपर को टारगेट कर रहे हैं, बेटा आप ना इस वाले पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करके जाना। जो फाउंडेशन स्टेज का प्रॉपर दिया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास 1 और 2, यानी कि आपको पता है फाउंडेशन आपका 3 से 8 वर्ष तक का है, तो आपका जो नर्सरी आता है वो इसी फाउंडेशन स्टेज में ही आएगा। तो इसका जो करिकुलम है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और थोड़ा बहुत अगर आपको पेडागोजी का और बढ़िया आइडिया लेना हो तो विद्या प्रवेश, आप सभी जानते हैं विद्या प्रवेश सरकार का एक मॉड्यूल निकला हुआ है, वो आपको गूगल से आसानी से मिल जाएगा। एक बार इसमें जो एक्टिविटीज इस प्रकार की दे रखी है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जितना भी कंटेंट होगा वो सारा का सारा आप नियोस की किताबों को, और अगर फाउंडेशन स्टेज को अपना आधार बना लेते हैं एनसीएफ वाला, तो फिर आप लोगों को पेपर क्लियर करने में आसानी होगी। बच्चों के लिए मुश्किल भाग कहाँ पर आता है, जब आपके एज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जो पेपर बनकर आएगा पेपर 2 का, इसमें आप लोगों का बहुत सारा जो केवल बाल विकास वाला पार्ट है, आप तो CDP बोलते हैं ना, मैं CD की बात कर रही हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट की, कितनी उम्र का बालक क्या क्या कर सकता है, वो सब बातें, बच्चे का क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, बच्चा इस आयु के अंदर कितना वल्नरेबल होता है कि कौन कौन सी डिजीजेस बच्चे को अटैक कर सकती है, तो वो सभी चीजों को लेकर आपको पढ़ना होगा। तो इसका पूरा कंटेंट आप लोगों को नियोस की बुक में मिल जाता है, और एज रिलेटेड पैरामीटर्स आप जब भी करें तो वो आप सरकारी किताबों से ही करिए, ठीक है। लेकिन ये वाला पार्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल ऐसा है कि इनएविटेबल है, यू कैन नॉट अवॉइड फाउंडेशनल स्टेज करिकुलम, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा अपने वाले पार्ट के ऊपर मैं आ रही हूँ, पीआरटी वाला पार्ट, ठीक है। मेरा पीआरटी की अभी सीट्स अनाउंस नहीं की गई है, ना ही अभी ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन दिया गया है, बट वेरी सून दिस नोटिफिकेशन विल बी आउट, बिकॉज सारे आपके एनटीटी के आ गए, टीजीटी के आ गए, पीजीटी के आ गए। इनफैक्ट शुरुआत जो करी गई थी वो स्पेशल एजुकेटर टीजीटी की गई थी, पर ना तो पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की आई है और ना ही पीआरटी आपकी जनरल वाले की आई है। दोनों की एक्सपेक्टेड है, आएगी ही आएगी। अब की बार नंबर जो है वो अच्छा आने की उम्मीद है। सबसे बड़ा नंबर मैंने देखा था 2017 में, जब 4,500 के लगभग पीआरटी की वैकेंसी आई थी। वैकेंसी आप लोगों को 17 में मिली, 18 में तो वही तो 2017 का पेपर कैंसिल हुआ था, वही पेपर 2018 में हुआ।
2019 में भी पेपर हुआ, लेकिन 2019 में वैकेंसी बहुत कम निकली थी और 21 में भी कोई बहुत ज्यादा नंबर 1000 ही नहीं आया कभी। उसके बाद तो जो हमने 2017 में देखा उसके बाद तो 1000 भी नहीं आया। दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड नंबर और अब की बार अगर 1500 या हो सकता है इससे भी ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल जाए, इफ एवरीथिंग गोज वेल, तो हो सकता है आपको अच्छा नंबर देखने को मिले। एनीवेज वो तो जल्दी आपको पता चल जाएगा। अब इसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, बेटा वही एंटिटी वाली है। एज लिमिट आपकी 30 साल है, लेकिन एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है। वो आपका ओबीसी का केस होगा, SC ST का होगा, PH का जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो सारे केसेस यहाँ पर होंगे। साथ ही गेस्ट टीचर का भी रहेगा कि आपने कितने साल स्कूल में सर्व करा एज अ गेस्ट टीचर, उतने ही सालों का आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा। इस प्रकार PRT के अंदर भी वही चीजें लागू होगी कि आपका जो पेपर होगा वो दिल्ली के अंदर ही होगा। हाँ, यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि दिल्ली का पेपर जैसे KVS में सभी तरफ के लोग आके अप्लाई कर लेते हैं, दिल्ली वाले पेपर में भी यही है। सभी पूरे भारत से कोई भी दिल्ली वाले पेपर के लिए अप्लाई कर सकता है। कंपटीशन लेवल DSSB का बहुत बेहतरीन होता है, पेपर का लेवल अपने आप में बहुत अच्छा होता है। और जो आप लोगों का यूपी में सुपर टेट का पेपर होता है, उससे अगर आपने उसकी भी तैयारी की है, मेरे साथ काफी बच्चों ने करी थी, वो तैयारी भी आपको इस पेपर में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर अब इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि जो इसकी कट ऑफ गई थी बेटा, वो आप लोगों की 159 भी गई थी, 161। ये आप लोगों का डिपेंड करता है कि MCD वाले की बात कर रही हूँ या मैं NDMC की बात कर रही हूँ। ओवरऑल आपको ये पता हो कि 160 वाला एलिजिबल मतलब माना गया था। और इसके अंदर उस समय B.Ed चूंकि अलाउ था, तो एक लेकर चल सकते हैं संभावना कि मे बी बिकॉज B.Ed था तो शायद इतना ज्यादा कट ऑफ गया था, क्योंकि इससे पहले वाले सालों में इतना नहीं जाता था। 2018 वाले की बात करें तो आप लोगों का 2018 के अंदर मतलब इससे कम से कम 120 के अराउंड जो है उतना ही कट ऑफ गया था। तो कट ऑफ अब जो है वो काफी बढ़ चुके हैं, लेकिन अब की बार हो सकता है मे बी कि इतना ज्यादा ना जाए, बट लेकिन आप लोगों को 160 प्लस की तैयारी करके चलनी है। आपका सेफ स्कोर मैं वही कहूंगी कि आप अपना सेफ स्कोर 160 प्लस ही लेकर चलिएगा। कैसे करेंगे? पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आप लोगों को बढ़िया स्कोर करना है। वेटेज क्या है, क्या स्ट्रैटेजी रही, उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। इसमें बेटा कोई भी आप लोगों का इंटरव्यू नहीं है, जैसे मैंने बताया जॉब आपकी वहीं पर ही लगेगी, दिल्ली में ही लगेगी। उसके बाद देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। आप सभी को पता है कि अब जो है B.Ed वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, और जिन्होंने NIOS से DLED किया था वो बच्चे भी अब एलिजिबल नहीं माने गए हैं। यहाँ पे DLED और कई जगह बेटा कई राज्यों में D.Ed लिखा जाता है, तो जहाँ पे डिप्लोमा है यानी कि 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। और जिन बच्चों ने BLED करा हुआ है जो कि अपने आप में डिग्री कोर्स कहलाता है, तो वो बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल है। एक बात और, अब तक ये होता आया था कि जो स्पेशल एजुकेटर होते थे जिन्होंने स्पेशल में अपना डिप्लोमा करा हुआ है, वो अपने रेगुलर वाले में भी अप्लाई कर सकते थे। अब तक यही होता आया था। मे बी अगर अब की बार कुछ इस प्रकार का बदलाव आता है तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। उसके बाद है OBC कैंडिडेट वगैरह के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ वगैरह थी, वो आप लोगों की कट ऑफ वगैरह भी कम थी। और दूसरी बात क्या है कि जो सीटेट पेपर की अनिवार्यता है मार्क्स को लेकर, हम मानते हैं कि 90 अगर आपके 150 में से आए हैं तो आप एलिजिबल है, आपने क्वालिफाई कर लिया है सीटेट पेपर 1 और आपकी सीटेट पेपर 1 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपका 82 अगर सीटेट का स्कोर है तब भी माना जाएगा, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आप दिल्ली के को ही बिलोंग करते हैं और आपकी फैमिली 1993 से दिल्ली में रहती चली आ रही है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को रिलैक्सेशन भी मिलेगा, एक तो एज का भी मिलेगा और दूसरा आपका सीटेट पेपर के स्कोर के अंदर भी रिलैक्सेशन है। ठीक है, और गेस्ट टीचर का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उसके बाद आते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर। बेटा पेपर पैटर्न के ऊपर खास मेरा तो यही मुद्दा है बात करने का। पेपर 1 आप सभी बच्चे जानते हैं, मैंने कहा कि ये TGT हो कोई भी पोस्ट हो सबके लिए सेम है। ये आप लोगों का 100 मार्क्स का होता है।
इस 100 मार्क्स में आपके 5 भाग आते हैं, 2 आपके लैंग्वेज के भाग आते हैं, एक आपका गणित है, मैथ्स है, मैथ्स के साथ आपका रीजनिंग है, और रीजनिंग के साथ है आगे आपका जीके वाला पार्ट, जिसमें आप करंट अफेयर्स भी लेकर चलते हैं। सबका जो वेटेज रहेगा बच्चों, वो आप लोगों का 20-20 ही रहेगा, सभी का इतना रहेगा। अब पेपर 1 में अगर आपका सेफ स्कोर नहीं है, या पहले तो अगर मैं मिनिमम की बात कर लूं, सेफ की तो बाद में बात करती हूँ, अगर आपका पेपर 1 में 40% भी आपका नहीं बन पा रहा है, तो आपका पेपर 2 इवैल्यूएट ही नहीं होगा। ये कंडीशन बहुत पहले से चली आ रही है, ये अभी भी यूं ही बनी रहेगी, बाकी चीजें आप देख ही लेंगे नोटिफिकेशन आने पर। तो 40% आपको यहाँ पे लेकर चलना है ताकि आपका पेपर 2 इवैल्यूएट हो सके। लेकिन अब हमें देखना है कि पेपर 1 में सेफ स्कोर आपका कितना होना चाहिए। बेटा मैं आपको कहूंगी कि आप ना कम से कम 80 आप मान के चलिए कि आपको यहाँ पर पेपर 1 में आपका सेफ स्कोर 80 तो होना ही होना चाहिए। अब ये 80 आप कहाँ से निकालेंगे? उसके लिए जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, ये लैंग्वेज वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे नंबर दिला देता है। जिन्होंने भी थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी हुई है बेटा, वो भी 20 में से 18 निकाल देता है। अब बच्चे फंसे कहाँ पर है? फंसता है बच्चा मैथ्स में। ये वाला पार्ट मैथ्स का बच्चों के लिए कुछ ऐसा, क्या कहूँ, बहुत माथापच्ची बच्चों को करनी पड़ती है, पर यहाँ पे आपको टाइम मैनेज करना है। इस पूरे पेपर के लिए अगर आपको मैं कहूँ कि आपका टाइम कितना लगना चाहिए, तो आप मान के चलिए कि आपका 75 मिनट के अंदर ये पेपर आपका सॉल्व हो जाए। 75 मिनट के अंदर अगर आपने ये पेपर सॉल्व कर लिया, यानी कि आप लेकर चलिए कि आपका 1.25 घंटा, मैं बोल रही हूँ कि आप 1.25 घंटा यहाँ पर दे दीजिए, और उसके बाद आपके जितने मिनट बचते हैं वो आप पेपर 2 में दे दीजिए। क्योंकि पेपर 2 वाले में, जो मैं अपने वाले पार्ट की कह रही हूँ, वहां आपको सोचना नहीं होगा, क्योंकि आपको तैयारी इस प्रकार कराई जाएगी कि आप पेपर को देखते ही आपको क्लिक कर जाएगा, ये आंसर बनेगा, एंड यू आर डैम श्योर अबाउट इट कि यही आपका आंसर बनेगा। क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जो पढ़ाऊंगी अब तक जितने बच्चे जुड़े हैं सबने रिजल्ट पाया है, तो अब की बार की कहानी भी वही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों का पेपर 1 के अंदर आपको देखना है कि मैथ्स वाला पार्ट आप बहुत बढ़िया करेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन होता है, बट एट द सेम टाइम मैथ्स और रीजनिंग दोनों अपने आप में बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, तो नंबर आप यहाँ पे खींच सकते हैं। उसके बाद है आप लोगों का जीके वाला पार्ट। बेटा ये इतना वास्ट पार्ट है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना बेकार रहेगा, क्योंकि आप कितना भी इसको पढ़ लो, दिस इज एंडलेस। आपको कभी लगेगा नहीं कि आपने जीके कर लिया है। तो इट्स बेटर कि जहां पे आप नंबर खींच के ला सकते हो वो तो आप ले आओ। अगर आप जीके ने बहुत ज्यादा नहीं भी पढ़ा तो भी आप 10 नंबर तो तब भी निकाल लोगे। तो इसके लिए ज्यादा टाइम ना देकर आप मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट के ऊपर फोकस करो। इंग्लिश हिंदी वाला पार्ट अब अगर आप लोग पढ़ते जा रहे हैं तो आप पैसेज वगैरह अपना सॉल्व कर लेते होंगे, आपका वो कैब वाला सेक्शन, ग्रामर वाला पार्ट अच्छा होगा। वैसे भी आप लोगों ने कहीं जो सीटेट वगैरह के पेपर आप देते हैं तो उसमें पैसेज वगैरह तो वैसे भी आपका प्रिपेयर हो जाता है। अब आते हैं अपने पेपर 2 के ऊपर। मेरे वाला पार्ट है पेपर 2 का, वही आपका 100 नंबर का भाग है। अब इस 100 मार्क्स में क्या आता है? बेटा इस 100 मार्क्स के अंदर जो मैं अपने अनुभव से अब तक कराती आ रही हूं, चाहे कहते हम ये है कि आप लोगों के 20 नंबर के 5 सेक्शन आएंगे, दैट विल अमाउंट टू योर 100 मार्क्स। अब ये 20 नंबर के 5 सेक्शन कहां से बनकर आएंगे, वो पेपर कैसा बनकर आएगा? ये पेपर कंटेंट के अकॉर्डिंगली अगर मैं बताऊं तो कंटेंट आपका 3 भागों में डिवाइडेड है। ये है कि आपके क्वेश्चन के सेक्शंस किस प्रकार है। देयर विल बी 5 सेक्शन। ये आपका सीबीटी मोड के ऊपर होगा, यानी कि आपका ऑनलाइन पेपर होगा। आप लोगों को वही माउस के साथ अपने आंसर्स को कलेक्ट करना है। वो आप सभी बच्चों को जिन्होंने पहले पेपर दिया है उनको पता है इसके बारे में। और ध्यान रहे जो नए बच्चे इस बात को देख रहे होंगे, यहाँ आप लोगों को ये पता होगा कि यहाँ ऐसा पेपर का ट्रेंड है कि आपने जो भी आंसर मार्क कर लिया, वंस यू सबमिट दैट सेक्शन, अगर आपने एक 20 नंबर का सेक्शन को भली भांति कर लिया है और आप उसको यदि सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद ही आप अगले सेक्शन के ऊपर जा पाएंगे, और वहां से फिर दोबारा लौट कर आने का कोई रास्ता नहीं है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आप लोगों का मेन टैगलाइन है अगर आप DSSB पेपर की तैयारी कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो आप लोगों का 100 मार्क्स का मैं कंटेंट बता रही हूं, ये कंटेंट आपका 3 भागों में विभाजित होता है।
और वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? वो 3 भाग होते हैं। एक भाग है आपका बाल विकास, जिसे मैं केवल कह रही हूं चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। अगला वाला भाग होता है आप लोगों का पेडागोजी, जिसको हम शिक्षण शास्त्र कहते हैं। और तीसरा वाला भाग होता है आपका शिक्षा का, जिसको हम केवल एजुकेशन कहते हैं। बेटा ध्यान रखना, अब ना DSSB का वो ट्रेंड नहीं है जो 2017 के समय में आता था। 2018 में जब उन्होंने पेपर दोबारा करवाया था, 2017 का कैंसिल होने के बाद से तब से पेपर का यही ट्रेंड चला आ रहा है और कोई बदलाव की गुंजाइश अभी है नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना कंटेंट नियोस से लेना है। बदलाव सिर्फ ये होता है कि कई बार नियोस में से कुछ अलग नियोस का भाग ले लेता है, तो वो जो अलग वाला भाग लिया जाता है वो कहां से लेता है? वो बाल विकास वाले सेक्शन में कुछ चीजें अलग उठा के दे दी जाती है। अब वहां पर एज रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। कुछ इस प्रकार की चीजें होती हैं कि किस इस प्रकार के बच्चों को खतरे होते हैं, कौन सी बीमारियां या कौन से डिसऑर्डर्स वगैरह आ सकते हैं, दे आर ससेप्टेबल टू विच काइंड ऑफ सिंड्रोम वगैरह, ये सब चीजें इसमें आ जाती है। आपको जो तैयारी करनी है उसमें आपको इसमें नियोस के जो कोर्स कोड है उनको फॉलो करना है। नियोस के कोर्स कोड कहने को आपके कितने हैं? 10 है, ठीक है। हम लेकर चलते हैं, नियोस से हमारे को तैयारी करनी है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक बात और कह रही हूँ बेटा, यहाँ पे मैं केवल नियोस तक सीमित नहीं रहती हूँ। मेरे को नियोस से आगे एक्स्ट्रा पेपर कितना जा सकता है? नियोस इज जस्ट अ टॉर्च लाइट टू मी दैट शोज मी द वे। मुझे सिर्फ ये पता चल रहा है, अच्छा ये लिखा हुआ है तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, बट वो क्वेश्चन कितना आगे तक जा सकता है, वो सिंपल टू एडवांस तक कितने लेवल तक जा सकता है, वो एक टीचर अपने एक्सपीरियंस से ही करवाता है। तो इसके अंदर आप लोगों का जो बाल विकास वाला पार्ट होता है वो आपको 506 में मिलता है। इसके अंदर बेटा आप लोगों के ब्लॉक्स होते हैं, हर कोर्स कोड में ब्लॉक्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बाल विकास वाले की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपके 4 ब्लॉक्स होंगे और इसके अंदर जो टोटल आप लोगों की यूनिट्स है वो टोटल 13 यूनिट्स है। पर इसके अंदर थोड़ा सा इनका कंटेंट अलग तरीके से दे रखा है। ये बाल विकास वाला जो मैं पार्ट बोल रही हूँ, इसी वाले कोर्स कोड में आप लोगों को समावेशी भी दे रखा है, बट मैं समावेशी इसको शिक्षा के भाग में मानती हूँ, तो आपको मार्क्स का डिवीजन उसी हिसाब से दूंगी। तो जो पहले वाला आपका सेक्शन आएगा 20 नंबर का और अगले वाले सेक्शन का आधा भाग वो आपको बाल विकास का मिलेगा। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं आपको बता के चलूं तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार का बेटा, बाल विकास का भाग आपका 30 तक का है। सबसे ज्यादा जो पार्ट आप लोगों का आता है वो पेडागोजी का आता है और उसके बाद है आपके 30 नंबर तकरीबन यहाँ पर 25 से 30 नंबर तक का। ये तकरीबन इतने ही नंबर बैठेंगे, 40 और 30 70 और 30 अगर मैं लेके चलूं यहाँ पे तो 100 नंबर आपके बन जाते हैं। अब पेपर के अंदर किस प्रकार हमारे को उसकी तैयारी करनी है, तो 506 में से जैसे मैंने बोला आपका बाल विकास का है। इसी प्रकार अगर हमारे को शिक्षा वाला पार्ट करना है तो शिक्षा वाला पार्ट आप लोगों को मेन 501 और 507 में से मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक अलग से पार्ट है आप लोगों का 508 का, जिसमें से आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे एक ही किताब में से। इसमें आप लोगों का कार्य शिक्षा, जिसको आप वर्क एजुकेशन, कला शिक्षा, आर्ट एजुकेशन, HP आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये वाले पार्ट में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जो बच्चों ने नियोस नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए ये बहुत सर खुजाने वाली बात हो जाती है, ये पेपर कहाँ से बनकर आ रहा है। बट टीचर्स जिन्होंने इस पेपर को फॉलो किया है बहुत लंबे समय से, दे नो कि ये वाला क्वेश्चन कौन से नियोस के कोर्स कोड में से, कौन से ब्लॉक की, कौन से यूनिट में से निकाला गया है। ये ऐसा पेपर है कि DSSB तो लिखेगा, कोई भी सिलेबस आपको नहीं देगा। सिर्फ एक हमारे इसी दिल्ली के अंदर ही ये होता है जहां पे सिलेबस नहीं दिया जाता, बट यहाँ का पेपर निकालना आसान है वंस यू हैव अ राइट स्ट्रैटेजी। और वो राइट स्ट्रैटेजी के लिए आपको एक मेंटोर चाहिए होगा। तो अगर आपके पास वो स्ट्रैटेजी बन जाती है तो आपके लिए DSSB क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चे निकाल जाते हैं पेपर, काफी बच्चे निकले हुए हैं। चलिए जी, उसके बाद आता है बेटा आप लोगों का पार्ट शिक्षण शास्त्र का पार्ट, जिसे हम पेडागोजी कहते हैं। यहाँ पे पेडागोजी जो है वो आप लोगों के लिए एक पेडागोजी आती है जनरल और एक पेडागोजी आती है आपकी हर विषय की, वो भी हम यहीं से कवर करते हैं।
बट मेरा तरीका ये है कि जो भी मैं पेडागोजी आप लोगों को कराती आई हूँ, या अभी जिन बच्चों ने मेरे साथ एनरोल हुए थे, जो बच्चे पिछले वाले बैच में, मैंने पेडागोजी नियोस का भी लिया है। हर सब्जेक्ट का एनसीएफ 2005 से एनसीएफ 2022 तक में जो बदलाव आए, तो जो नया वाला हमारा एनसीएफ स्कूल एजुकेशन का, फाउंडेशन का मैंने बोला वो पढ़ेंगे एनटीटी के बच्चे, लेकिन जो आपका स्कूल एजुकेशन का एनसीएफ है वो पढ़ना होगा पीआरटी के बच्चों को खास। और आगे भी जो टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे अपने सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे वो बच्चे भी इसको जरूर देखकर जाएंगे, लेकिन वो अपने ही सेक्शन तक रहेंगे कि उनको सेकेंडरी लेवल का देखना है, मिडिल लेवल का देखना है। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनको प्राइमरी का मेन देखना है, यानी कि प्राइमरी का जो कि आपके लिए प्रेपरेटरी स्टेज में आ जाएगा। तो प्रेपरेटरी स्टेज का आप लोगों के लिए मस्ट है। उसके लिए आपने क्या करना है, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी का नए वाले एनसीएफ में एक एक चैप्टर दे रखा है। एक अच्छा टीचर आपको हमेशा कंपैरेटिव नोट के ऊपर कराता है कि पहले वाली एनसीएफ ने ये बात बोली, नए वाले एनसीएफ ने क्या नया पार्ट ऐड ऑन किया है। ऐसा नहीं है कि इस नए वाले एनसीएफ में जो 600 पेजेस का आपका स्कूल एजुकेशन का है एकदम सब कुछ बदल दिया है, नहीं। वो उसी चीजों को जो एनसीएफ 2005 ने कही है उसी को एक थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, उसको रीपैकेज कर दिया है, एंड सम न्यू इनपुट्स हैव बीन एडेड। तो मैं उन इनपुट्स को आपको लेते हुए बताती हूँ कि जैसे हम एसएसटी पेडागोजी का कर रहे हैं, तो अब एसएसटी का कंटेंट को परसेंटेज वाइज डिवाइड कर दिया है। आपका ग्लोबल का कितना होगा, आपका लोकल का कितना होगा, आपको किस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपको कितना परसेंटेज कवर करना है, तो वो नई गाइडलाइंस को हम इसमें मर्ज करते हुए चलेंगे। So if you are following only and only NEOS books, then that too is not sufficient to crack the paper. आपको खुद को अपडेट करना होगा। NEP 2020 जो इस समय जितने टीचिंग एग्जाम्स आए हैं सब में आकर आ गई हैं। तो अब तक आप लोग पढ़ते आ रहे थे कि भाई हमारे लिए एनसीएफ 2005 86 की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा के क्षेत्र में। नहीं, अब आपको एनईपी भी पढ़नी पड़ेगी, एंड ये वाला जो कंटेंट है वो आपको नियोस की बुक्स में नहीं मिलेगा। नियोस की बुक्स में बहुत सारी करेक्शंस करवाई जाती है। मैं अपने ऑफलाइन बैच में, ऑनलाइन बैच में आपको करेक्शंस कराती चलती हूँ। आपने ये जरूर सुना है कि पेपर नियोस में से आता है, बट नोबडी इज गोइंग टू टेल यू कि नियोस में से कितनी चीजों को गलत लिखा गया है, और वो चीजों को आपको ठीक भी कराना होगा, और साथ ही नए वाली जो भी नई चीजें उसको अपडेट भी करना होगा। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी तो मैं आपको सिर्फ ये कहूंगी कि मैं अपने चैनल के ऊपर कुछ क्लासेस शुरू करना चाहूंगी। अगर आप लोग उसमें जुड़ेंगे तो मैं आप लोगों को वही, जैसे मैंने अपने एप्लीकेशन पे कराती हूँ, ब्लॉक वाइज आप लोगों को कराऊंगी। उस ब्लॉक का यूनिट नंबर वगैरह आपको मेंशन करके बताऊंगी, और उसी में से पेपर आपका बनकर आता है। तो इसके आगे मैं एक बार देख लेती हूँ, अगर कुछ और आप लोगों को पूछना होगा तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ही मुझे बताएंगे। तो बाकी आगे जो है टीजीटी वाला पार्ट है उसके बारे में मैं आपको, अगर आप लोगों ने कुछ जानना होगा तो मैं टीजीटी वाले और पीजीटी वाले पार्ट के लिए भी वीडियो बना दूंगी। तो आज का जो भी लेक्चर है वो यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। नमस्कार।